तो मुझे बहुत परेशानी पैदा होती है। जब मैं कुछ काम हो जाता हूँ कहीं पर तो मुझे पूछ पूछ के काम करना पड़ता है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या कहना है। तो मुझे मेरे दिल में तमन्ना आती है कि मेरा बच्चा पढ़े। एक बार तो ईद पे नहीं आया तो बहुत एहसास होता कि जुनीद नहीं है, यहाँ पे सब है। हाँ, ये क्या कहते हैं, जर्नी थोड़ी मुश्किल रही। मेरा कोई किसी दोस्त से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, ना ही फेसबुक, ना ही व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्क साइड बिल्कुल सब बंद था। सोशल नेटवर्क बिल्कुल बंद चल गया था। घर की दाल में जो टेस्ट होता है वो बाहर की बिरयानी में भी नहीं होता। शोर भी मचाते थे और उसकी बास्केटबॉल की धम धम, कभी कभी तो हम जहाँ ये पढ़ते थे उसी गेट पे मार देते थे। न बड़ा न कोई छोटा, सब एक हैं जहाँ में, है वही अजीम जिसने शमा नहीं जला दी। नमस्कार, मैं उस्मान सैफ़ी और दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर के राना हॉस्पिटल वाली गली में हूँ। एक ऐसे ही शख्सियत से मिलने के लिए आया हूँ जिन्होंने वाकई एक नई शमा जला दी है, जो दूसरों से अलग हटकर काम किया है, और ऐसा काम जिसको करने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। ये शख्सियत है जुनैद सैफ़ी। ये जुनैद सैफ़ी ने अभी हाल ही में नीट 2020 में एंट्रेंस क्वालिफ़ाई किया है, और इस एंट्रेंस को क्वालिफ़ाई करने के बाद उनको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, MBBS में। अगर मैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो इनके पापा मैकेनिक की एक शॉप चलाते हैं, और इनके ये एक ही परिवार में 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों के 7-8 बच्चे भी हैं जो साथ में रहते हैं। और ये नीट की परीक्षा में बैठने से लेकर और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने तक का जो सफ़र इनका रहा है, कितना मुश्किलों भरा रहा है, जिसको वाकई एक बड़े संघर्ष के साथ ये निकले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उसी शख्सियत से बात करूँगा। इनके हमारे साथ हैं मिस्टर जुनैद सैफ़ी। जुनैद सैफ़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने का। जुनैद सैफ़ी, नीट की परीक्षा पास करने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये उनसे पूछा जाए जो वाकई कई बार मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिल पाती है। और हालांकि आपने भी बहुत मेहनत की और तीसरे प्रयास में आप यहाँ तक पहुँचे। तो थोड़ा बताएंगे कि मतलब कैसे शुरुआत की थी, कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे MBBS ही करना है और क्या करना है मुझे आगे? जी, जब तक मैं बुलंदशहर में था मुझे इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम छोटे शहर के लोग हैं, हमें ज़्यादा कुछ बताया जाता नहीं है। यहाँ तो ये है कि 12th के बाद पता चलता है कि करना क्या है। गेम चेंजिंग पॉइंट तब आया जब मैं जामिया में एडमिशन लिया। वहाँ जाकर मुझे पता चला, मुझे एक्सपोजर मिला कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या स्कोप चल रहा है बाहर। तब जाकर मुझे अपना इंटरेस्ट पता चला कि मुझे ये करना है। तो उसके बाद वहाँ तक मेरे पास इतना क्या कहते हैं, वहाँ की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती थी, तो मेरे पास उस टाइम मौका नहीं मिला कि कोचिंग कर पाऊँ। तो उस टाइम मैंने अपनी स्कूलिंग पे फोकस किया। फिर उसके बाद मेरी 12th हो गई, तब मैंने कोटा से कोचिंग करनी स्टार्ट करी। पहली बार मैं वहाँ गया, बहुत नया एनवायरनमेंट था, सब कुछ नया नया था। वहाँ एक अलग ही लोग दौड़ रहे थे, हर किसी का कंपटीशन चल रहा था। कोचिंग वाले कंपटीशन कर रहे थे, बच्चे कॉम्पीट कर रहे थे, बहुत ही अलग ही माहौल था वहाँ का। वहाँ जाकर कुछ पल के लिए तो मैं भी डर गया था कि मतलब ऐसा एनवायरनमेंट मैंने कभी देखा ही नहीं था पहले। तो कुछ टाइम के लिए मुझे वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगा। पहला साल था तो इतना कुछ पता नहीं था कि होता क्या है, टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, एंड क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, इतना कुछ पता नहीं था। बट ये था कि थोड़ा बहुत टीचर ने बताया, ऐसा करते गए। पर यह था कि मैंने साल अच्छा खासा गुजारा, बट ये था कि लास्ट के टाइम तक इतना कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ें नहीं थी। स्कूल लेवल में हमें कंपटीशन का पढ़ाया ही नहीं जाता, वो तो इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि आपको बोर्ड्स पास हो जाएं। तो इतना मुश्किल रहा था पहला साल मेरा सफल नहीं हो पाया, और मार्क्स भी इतने सही नहीं आ पाए। पहले साल में बाद तो पापा ने कह भी दिया था कि चलो आप BSc कर लो, बट फिर मैंने जब पापा से सजेस्ट करी तो पापा ने कहा कि कोई नहीं, 1 साल और कोशिश कर लो। दूसरे साल मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली में मैंने वहीं से फ्लैट रहकर जनकपुरी में कोशिश करी। वहाँ पर दोबारा मैंने कोशिश करी, बट उस साल भी कुछ ज़्यादा ही थोड़े मार्क्स से मैं रह गया। मेरे 534 मार्क्स थे, बट कट ऑफ से ज़्यादा दूर नहीं थे, बट फिर भी मैं नहीं पास हो पाया। वो वक्त कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप थोड़े ही मार्क्स से रह गए और आपके साथ वाले लोग आपसे आगे निकल जाएं, तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। ऊपर से फैमिली प्रेशर रहता है, कोई इतनी फाइनेंशियली सपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट नहीं है हमारी फैमिली के पास, बट फिर भी पापा ने कर ये कराया। फिर उसके बाद मैं अगले साल मैंने पापा से दोबारा कहा, तो पापा ने कहा कि ये आखिरी बार हो, एक बार और कोशिश कर लेते हैं, कुछ ही मार्क्स रह गए हैं, क्या पता अगले साल और कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं गया। इस साल मुझे ये बेनिफिट मिला कि कोचिंग वालों ने
मेरे मार्क्स के बेसिस पर मुझे थोड़ा फ़ीस में रिलैक्शन दे दिया। तो उससे यह है कि पापा की भी थोड़ी हिम्मत बन गई। तो फिर मैंने उस साल और तैयारी करी। तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, कोचिंग में भी मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मैं ऑलमोस्ट क्या कहते हैं टॉप रैंकर्स में रह रहा था कोचिंग के, अपने बैच के। बट क्या दिक्कत ये आ गई कि लॉकडाउन हो गया और हमारा सेशन क्या कहते हैं मार्च में मैं यहाँ आ गया। लॉकडाउन जनता कैफ़े 22 मार्च का था और मैं 21 मार्च को बुलंदशहर वापस आ गया। तो बुलंदशहर वापस आने के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं घर में ही रहूँ, घर में ही पढ़ाई करी। ऊपर एक कमरा जो खाली हो रखा था मैंने उसमें अपना सेटअप बना लिया पढ़ने का। बट वो इतना सपोर्टिंग नहीं रहा क्योंकि घर में हमारे बच्चे बहुत हैं तो शोर भी बहुत रहता था। इस वजह से मैंने पापा से बात करी कि कोई कमरा मिल पाए तो ढूंढ लीजिए। बट ये था कि लॉकडाउन चल रहा था, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने घर में रखना नहीं चाहता था, इसलिए ये बहुत दिक्कत आई थी। कुछ महीने बाद एक मकान खाली पड़ा हुआ था, उसमें कोई नहीं रहता था। वो पापा के जानकार थे तो उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। पर यह था कि उन्होंने घर में मैं 1 महीने रह पाया। उन्हें अपने घर को मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो इस वजह से मुझे वो कमरा भी खाली करना पड़ा। तो मुझे टोटल 3 बार अपना कमरा बदलना पड़ा क्योंकि बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत करके गए थे। लॉकडाउन का टाइम मिला था उनको। पर यह था जब रिज़ल्ट आया तो ये है कि मैं अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गया और फिर 720 में से 651 मार्क्स थे, जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक 3707 हो गई थी। आपकी फैमिली में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इंटर से आगे बढ़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें शायद पढ़ाई की इतनी वैल्यू भी नहीं पता होगी और आपने एक साथ ही इतनी बड़ी मतलब छलांग जो मारी है। तो फैमिली क्या इस चीज़ को समझ पाती थी कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी, ये तो था कि सबको ये पता था कि कुछ पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। बट ये था कि पापा का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। उन्हें पूरा उन्हें बताता रहता था कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो ये था कि उनका सपोर्ट ज़्यादा था। बट ये है कि क्या कहते हैं सबके लिए ये MBBS बहुत बड़ा शब्द है, तो सबको लगता था कि वो आसान सी चीज़ कर लो और अपनी सेटल हो जाओ। पर यह था कि कुछ करना है तो कुछ नई शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, वरना तो यही है सब लोग आम जिंदगी जीते रह जाते हैं। 2 वक्त क्या 7 to 9 जॉब करते हैं और वही करते रह जाते हैं। ये एक छोटी सी शॉप है, बड़ी सी जिम्मेदारी हैं आपके पापा के ऊपर। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मेरे पास पापा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे या उनके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं आगे पढ़ नहीं पाऊँगा? ये आपका 2 प्रयास तो आपके वैसे भी बेकार गए थे, तीसरे प्रयास में अगर आप पास नहीं होते तो क्या करते? जी, उतना तो मैंने फिर भी एक बैकअप के लिए BSc कर रखी थी। बट मैंने एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखी थी कि अगर अभी वो थोड़े खर्च हो रहे हैं, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, मैं आगे जाके उससे ज़्यादा रिटर्न कर पाऊँगा। अगर मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता तो ज़्यादातर 25 से 30 हज़ार कमा पाता, उतने से वही ज़िंदगी चलती। तो ये था कि एक सपोर्ट हो जाता, बट कुछ हो नहीं पाता। यह है कि इंसान को दिलासा मिल जाता है कि उसके पास इतने आ रहे हैं, और जब एक इंसान कमाना स्टार्ट कर देता है वो अपने सपनों को छोड़ देता है। कि नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अच्छा सा माहौल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको माहौल भी वाला नहीं मिल पा रहा था, शोर शराबा ज़्यादा रहता था। और मैंने सुना कि आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी आपके घर पे ही आके वो भी शोर शराबा करते थे। तो तैयारी कैसे करते हैं? मतलब एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान टूटने की कगार पे होता है, आपके साथ भी कई बार आया होगा। तो कैसे मतलब आपके साथ कोई है ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा कि मैं हार चुका हूँ? हाँ, लगता है, हर बार ऐसा लगता है, क्योंकि जब टेस्ट आप देते हैं कोचिंग का, आप देखते हैं कि आपसे कम जो बच्चे आपसे पहले टेस्ट में कम मार्क्स लाए थे वो भी आगे जा रहे हैं, तो आप खुद को डाउट करने लगते हो कि आपकी तीसरी साल है, अगर आप इस बार भी नहीं कर पाए तो आप क्या कर रहे हो। तब ये था कि मैं अपने पापा को कॉल मिलाता था, उनसे बातचीत करता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो पापा कह रहे थे कि इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, टेस्ट तो एक देना है, वो बाद में देना है, तो अभी इन टेस्टों के बारे में मत सोचो। तो ये था कि पापा का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझको। कोटा चले गए, तो कोटा में जाने के बाद आपने बताया कि 250 बच्चे एक ही कमरे में बैठ के पढ़ते थे और एक नई तकनीक के साथ वो पढ़ते थे, तो आपको लगता भी होगा कि आपसे सुपर भी होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कि आप एकदम डिमोरलाइज वाली जो कंडीशन होती है कि मैं यहाँ कहाँ के फंस गया, तो तब आपने क्या किया उससे उबरने के लिए, निकलने के लिए? जी, मैं ये मानता हूँ कि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। आप अगर औरों से कॉम्पीट करोगे तो इस आपके देश में हर एक बच्चा आपसे कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा जो आपसे ज़्यादा पढ़ता है। तो अगर आप खुद से कॉम्पीट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके लास्ट टेस्ट में जितने मार्क्स आए, आपको ये कोशिश करनी है कि आपके उस टेस्ट से खुद से ज़्यादा मार्क्स आएँ, ना कि जो टॉपर है उससे ज़्यादा मार्क्स आएँ। क्योंकि जब आपको खुद को इम्प्रूव करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है आप उन सबसे भी आगे निकल जाए। तो एक खुद को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए इंसान की ज़्यादा। आगे क्या सोचा है आपने MBBS करने के बाद, उसके बाद ये MS करने के बाद?
तो क्या आगे क्या इरादा क्या है आपका, अपने परिवार को लेकर, समाज को लेकर और अपने इस ज़िले को लेकर? जी, इरादा तो यही है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बट अब देखते हैं, अब फ्यूचर तो किसने देखा है। आपकी जो मुलाकात हुई है वो जुनैद सैफ़ी से हुई है, जिन्होंने नीट की परीक्षा अभी क्वालिफाई की है और MBBS में एडमिशन हो गया है और वो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और अपने परिवार का, समाज का और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इनकी बातों से जैसा आपको लगा ही है कि बस आप कोई भी मंजिल अपनी बस चुन लीजिए और उस मंजिल को चुनने के बाद डू एंड डाई वाली कंडीशन होनी चाहिए, रास्ता भटकना नहीं चाहिए और कुछ कर जाना चाहिए। थैंक यू।